कॉलेज शिक्षा सेवा राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञान दूत 2 कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे जनजातियों के बारे में। जनजातियाँ, जिन्हें हम आदिवासी के नाम से भी जानते हैं, संपूर्ण भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। जो राज्य आधुनिक नगरीकृत हो चुके हैं, उनको छोड़कर जो परंपरागत हमारे प्राचीन समाज व संस्कृति से संबंधित रखते हैं क्षेत्र, उन क्षेत्रों में जनजातियों का निवास आज भी पाया जाता है। जनजातियों का अपनी अलग संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन, सामाजिक जीवन होता है। प्रत्येक जनजाति या आदिवासी समूह जो है, अपने निश्चित परिवार कबीलाई समूह के क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका अपना भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन होता है। इनका अपना कार्यक्षेत्र होता है। अधिकांश जनजातीय समूह आत्मनिर्भर भी होते हैं, क्योंकि समाज के अंदर इन्हें सामान्य रूप से पिछड़े, अविकसित, अल्प विकसित या अशिक्षित के रूप में माना गया है। और समाज का बहुत बड़ा भाग, हमारे देश का बहुत बड़ा भाग जो है वो इनसे संबंधित है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 2011 की जनगणना के आधार पर 8.6% जो जनसंख्या है वो जनजातियों की है या आदिवासियों की है। तो ये 8.6% जो भाग है, ये छोटा नहीं होता है, ये आदिवासियों से संबंधित है। और यह 8.6% भाग आज के समाज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत ही पिछड़ा हुआ, कुपोषित, अल्पविकसित, जहां महिलाओं की स्थिति सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ठीक नहीं है। और इनका जीवन जो है अत्यधिक कठिनाईपूर्ण व संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ की प्राकृतिक वातावरण जो है वो आज के वातावरण से अपेक्षाकृत रूप से विकसित नहीं माना जाता। धीरे धीरे सरकारी प्रयासों के माध्यम से इन्हें परिवहन साधन व सड़क मार्गों के माध्यम से इनके क्षेत्रों को, जो दुर्गम क्षेत्र थे, उन्हें जोड़ा जा रहा है। कोशिशें की जा रही है जो समाज के विकसित क्षेत्र या विकासशील क्षेत्रों से इनका कनेक्टिविटी बने किसी भी प्रकार से। इसी प्रकार जनजातियों के बारे में विभिन्न मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों द्वारा समय समय पर अपने अध्ययन किए गए अध्ययनों के आधार पर इन्हें विभिन्न उपनामों के नाम से जाना गया है, जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आज जनजातियों के बारे में जैसे ही हम अगर चर्चा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर सीधा सीधा एक प्रावधान आता है कि ये प्रकृति से जुड़े हुए वे जन समुदाय हैं जो शायद परंपरागत जीवन जीते हैं। और इनका आज भी अगर हम अपने प्रारंभिक इतिहास को उठाकर देखें, जो आदिमानव समुदाय था, किस प्रकार जीवन जीता था, जीवन यापन करता था, कुछ मिलता जुलता स्वरूप ही इनका माना जाता है। जो हमारी परंपरागत पौराणिक आदिवासी समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसे प्राचीन जनजातियां पाई जाती हैं जिनका जीवन जो है आज से कहीं दूर एकदम पौराणिक है, प्राचीन है, जो आज भी शिकार, कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनका सामाजिक जीवन अत्यधिक कठिनाईपूर्ण और संघर्षपूर्ण है। अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं। इनको बाहरी समुदाय से इन्हें चिढ़न होती है, संपर्क भी नहीं करना चाहते हैं ये लोग। इस तरीके से अपना जीवन जीते हैं। तो आज हम भारतीय समाज के संदर्भ में जनजाति समुदाय या जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। आदिवासी जो है, आदि का मतलब है प्रारंभ, वासी यानी निवास करने वाले, यानी प्रारंभिक समय से ही निवास करने वाले लोगों का समूह, जिन्हें हम आदिवासी के नाम से जान सकते हैं। तो जनजातियां जो हैं, भारतीय समाज के अंदर जनजातियों को पिछड़े, हिंदू, आदिवासी, गिरिजन, आदिम जाति आदि विभिन्न उपनामों से जाना जाता है। और ये विभिन्न उपनाम समय समय पर विभिन्न समाजशास्त्रियों, सामाजिक मानव शास्त्रियों व समाज सुधारकों द्वारा इन्हें दिए गए थे। जीएस घुरिये, जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान जनजातियों को पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा इसे। पिछड़े हिंदू मतलब हिंदू समुदाय से ही संबंधित ऐसे समूह जिन दोनों की, क्योंकि भारतीय समाज में हिंदू समुदाय या हिंदू समाज एवं जनजातीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन और संगठन जो है अपेक्षाकृत सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं कुछ इनकी, क्योंकि दोनों ही प्रकृति प्रेमी होते हैं। दोनों ही उपासना के क्षेत्र में शिव या भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके परंपरागत महादेव की पूजा में विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक उत्सव व त्योहारों का भी पालना करते हैं। कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है, इसलिए इन्हें जीएस घुरिये ने अपने अध्ययन के दौरान इन्हें पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया था।
मूल संविधान में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो संविधान का निर्माण के दौरान संविधान में एक भाग के अंदर 212 जनजातियों को संविधानिक सूची के अंदर सम्मिलित किया था, जिनकी संख्या आज हम देखें तो 635 तक जा चुकी है और आगे भी इनका बढ़ सकता है स्वरूप, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इसी क्रम में विश्व में हम देखें तो अफ्रीका के बाद भारतीय समाज या भारतीय प्रायद्वीप में जनजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं विश्व में चाइना के बाद सर्वाधिक जनसंख्या जो है भारत में पाई जाती है। इसलिए अफ्रीका सर्वाधिक जनजातियां अफ्रीका में और उसके बाद भारत में पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक जनजातियां राज्य के क्रमानुसार अगर हम देखें तो सर्वाधिक जनजातियां प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में, संघराज्य क्षेत्र के अंदर लक्षद्वीप में पाई जाती हैं और सबसे कम आदिवासी समूह या जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत अधिक है। अनुसूचित जनजाति का संबोध एक संवैधानिक प्रतीक है, ना कि पिछड़ेपन का प्रतीक। यानी अनुसूचित जनजाति जो शब्द है वो पिछड़ेपन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक सूची के अंदर जिन जनजातियों का नाम शामिल किया गया था उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाया जाता है और जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, सुरक्षा है, वो सभी इन्हीं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त हैं। जनजातियां जितनी भी हैं उनकी सबकी परंपरागत जीवन में कृषि, पशुपालन और चाय बागान, खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले समूह व संगठन होते हैं। इनका आर्थिक राजनीतिक जीवन अपेक्षाकृत विकसित विकासशील नगरीय जीवन से अलग होता है। ये आज भी परंपरागत जीवन जीते हैं। इनका जो शारीरिक इनका जो सांस्कृतिक जीवन है, खान पान है, त्योहार हैं, उत्सव हैं, वो भी परंपरागत तरीके से ही ये लोग आज भी मनाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या इंटरफेयर इन्हें पसंद नहीं आता है। बाह्य समुदाय, बाह्य व्यक्तियों के संपर्क में आना भी ये पसंद नहीं करते, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि यदि हम भारतीय समुदाय या बाहरी लोगों के संपर्क में आ जाएंगे तो हमारी संस्कृति जो है, हमारा जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा और हम भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। तो ये अपनी संस्कृति के संस्कृति के प्रति कॉन्शियस होते हैं ये, और थोड़े से शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं। इन जनजातीय समुदाय के लोग फेमिलियर नहीं होते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं संचार का जो माध्यम भाषा होती है वो एक रुकावट का कार्य करती है, क्योंकि इन समुदायों की अपनी एक भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है जो कि बाह्य समुदाय से इन्हें अलग करती है। जनजातीय समाज के अंदर यौन संबंधी प्रशिक्षण के लिए युवा गृह भी पाए जाते हैं। यहाँ युवा वर्ग, जो युवा लड़के लड़कियाँ जो होती हैं उन्हें यौन संबंधी प्रशिक्षण या विवाह से पूर्व ही प्रशिक्षण हेतु युवा गृह पाए जाते हैं और जिनको अलग अलग जनजातीय समुदाय में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भारतीय समाज के सामाजिक क्षेत्र परिदृश्य के आधार पर यदि हम देखें तो भारतीय समाज को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग कौन कौन से हैं? ग्रामीण और नगरीय समाज। भारत की 2011 की जनसंख्या के आधार पर लगभग 68% जनसंख्या आज भी ग्रामीण है। इसीलिए आज भी हम ये कह सकते हैं कि भारत गाँव का देश है और बची जो क्षेत्र हैं, बची जो जनसंख्या है वो नगरीय है। अब ग्रामीण समाज भी, भारतीय समाज के अंदर ग्रामीण समाज को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें जनजातीय समाज है और कृषक समाज है। जनजातीय समाज की जनसंख्या जो है संपूर्ण भारतीय समाज की जनसंख्या का 8.6% है और शेष भाग में कृषक समाज है जो सीधे सीधे कृषि से जुड़ा हुआ है। 1935 में सरकार द्वारा जो सूची निर्मित की गई थी, यानी भारतीय समाज की स्वतंत्रता से पहले, हमारा देश आज़ाद होने से पहले ही 1935 में एक सूची बनाई गई थी जिसमें जनजातियों के नाम अंकित किए गए थे। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के नाम दिया गया था। जनजातियों को विभिन्न मानवशास्त्रियों द्वारा अपनी परिभाषाओं के आधार पर ही जनजातियों का अर्थ प्रस्तुत किया गया है कि जनजातियों के क्या मूल विशेषताएं होती है, क्या संस्कृति होती है। तो हॉबल ने इस संदर्भ में अपनी बुक मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड के अंदर कहा है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो विशेष भाषा बोलता है, विशेष संस्कृति का अनुसरण करता है, उन्हें जनजातियों से पृथक करता है, अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक सामाजिक संगठन है। राल्फ पिडिंगटन ने इस संबंध में कहा कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कहा कि हम एक जनजाति की व्यक्तियों के समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो, जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। समरूपता का मतलब है एक समान संस्कृति का अनुसरण करने वाले लोग, क्योंकि आज के समाज के अंदर हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं,
लोग इस तरीके से विभिन्नता में एकता को प्रतिबिंबित करते हैं कि अपनी मूल संस्कृति व स्वरूप धीरे धीरे उनका परिवर्तित होता जा रहा है और वो जान ही नहीं पाते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया इस तरीके से चल रही है भारतीय समाज के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट के रूप में इस तरीके से चल कि अपनी संस्कृति का संरक्षण करते करते लोग यही नहीं पता चल पाता है लोगों को कि वो दूसरी संस्कृति को भी अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अतः एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह जिसकी सामान्य संस्कृति, भाषा, व्यवसाय व संगठन होता है, जो अंतर्विभागीय समूह होता है, जनजाति के रूप में जाना जाता है। और इसी क्रम में इसकी कुछ मूल विशेषताएं सामने आती हैं। जनजातियों का एक अपना सामान्य भूभाग होता है, एक सामान्य भाषा होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए संचार का माध्यम होती है। जनजाति अंतर्विवाही समूह आता है, यानी प्रत्येक जनजाति समुदाय के लोग जो हैं अपनी ही जनजाति क्षेत्र में या अपनी जनजातियों में ही विवाह संबंध रखते हैं, अन्य जनजाति समूह को अपने आप से अलग मानते हैं। इनके में इन जनजाति समुदाय में धर्म व भाषा व जादू संबंधी प्रावधान भी पाए जाते। धर्म व जादू की संस्कृति में भी ये विश्वास करते हैं। इनका अपना एक नाम और अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है जिसका अनुसरण करते हैं। आर्थिक रूप से ये आत्मनिर्भर होते हैं। इनका एक राजनीतिक संगठन होता है। राजनीतिक संगठन के आधार पर हम ये कह सकते हैं प्रत्येक जनजाति का एक मुखिया होता है जो समय समय पर आपसी विवाद होने पर या सामूहिक अवसर व त्योहारों के अवसर पर समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी बात सर्वे सर्वा होता है और इसकी बात को सभी जनजाति समुदाय के लोग मानते भी हैं। भारत में जनजातियों का भौगोलिक क्षेत्रीय विभाजन। भारत में उत्तर व उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गुज्जर, थारू, भोटिया, जौनसार, बाबर, बकरवाल, गद्दी, खासी, गारो, नायर, बोडो, लुशाई, चकमा और इसके अलावा भी मिकेर, जैंतिया आदि विभिन्न जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पूर्वी पंजाब, उत्तराखंड का क्षेत्रीय भाग और पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसके अंदर असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड आदि विभिन्न राज्य पाए जाते हैं। इन राज्यों के अंदर जो जनजातियां पाई जाती हैं, मुख्य रूप से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां जो वो हैं वो कृषि के अनुकूल नहीं हैं। इसलिए जनजातीय समुदाय के लोग जो हैं पशुपालन व चाय के बागान वे संबंधी खेत संबंधी या धान के खेती संबंधी कार्य करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर ईसाई मिशनरीज या धर्म का प्रभाव अधिक होने के कारण यहाँ के जनजातीय समुदाय में शिक्षा का स्तर जो अपेक्षाकृत अन्य समुदायों के अधिक है, अच्छा है। मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र में भील, गौंड, रेड्डी, संथाल, हो, उराव, कोरबा, मुंडा, बंजारा, कोली, मीणा, डोंगरी आदि विभिन्न जनजाति समुदाय पाए जाते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व दक्षिणी राजस्थान का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का भाग, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि विभिन्न क्षेत्रीय क्षेत्र पाए जाते हैं जिस पर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये पठारी भाग में निवास करने के कारण यहाँ खनन संबंधी कार्य अधिक होता है, इसलिए जनजाति समुदाय के लोगों का जो व्यवसाय है वो खनन संबंधी पाया जाता है। और कुछ जनजातियाँ कृषि संबंधी कार्य करती हैं जो कि अपेक्षाकृत अन्य जनजाति समुदाय के विकसित भी हो चुकी हैं, विकास की अवस्था में अन्य जनजातियों से आगे हैं। दक्षिणी क्षेत्र में टोडा, इरूला, मालापत्रम, नायर, पनियन आदि विभिन्न जनजाति समुदाय पाए जाते हैं। मालापत्रम, पनियन आदि जो परंपरागत जनजातीय समाज हैं या द्रविड़ संस्कृति का अनुसरण करते हैं। टोडा जनजाति में बहुपत्नी विवाह का सम्मिश्रण पाया जाता है। यहाँ पर नायर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली खासी व गारो जनजातियाँ जो हैं इनकी संस्कृति अन्य जनजातियों से इसलिए अलग है क्योंकि मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय संस्कृति का अनुसरण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। बाकी अन्य जनजाति समुदाय जो है पितृसत्तात्मक संस्कृति का अनुसरण करते हैं। इसी क्रम में अंडमान निकोबार द्वीपीय क्षेत्र के अंदर भी जो परंपरागत जनजातियाँ पाई जाती हैं उनमें ओंग, जारवा, सेंटिलीज, शोम्पेन आदि विभिन्न जनजाति समुदाय हैं। जारवा जाति को भारत की सबसे पुरानी जनजाति या प्रजाति के रूप में जाना जाता है। जनजातियों का प्रजातीय व भौगोलिक आधार पर आदि आग्नेय, मंगोल, नीग्रो जैसे मूल भागों में बांटा जा सकता है। इनको प्रजातीय विभाजन का जो मूल आधार होता है वो रंग,
त्वचा का रंग, आँख व नाक की बनावट, आँखों का रंग, बालों का स्वरूप और कद के आधार पर प्रजाति यानी शारीरिक विभिन्नता के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में बांटा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियाँ मंगोल प्रजाति की होती हैं ज़्यादातर। दक्षिण भारत की जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड व नीग्रो। अंडमान निकोबार क्षेत्र में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो नीग्रो प्रकार की होती हैं, जिनके ओंठ मोटे और निग्रिटो भी कहते हैं इन्हें, और छोटे छोटे ऊनी सदृश बाल होते हैं। इनका कद छोटा होता है। प्रत्येक जनजाति का अपना अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन व संगठन होता है जो उन्हें अन्य जनजातियों से अलग करता है। भारतीय संविधान में इन जनजातियों का समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान व सुरक्षा संबंधी उपाय किए गए हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में अवसर की समानता प्रदान की गई है बिना किसी भेदभाव के। अनुच्छेद 19 में जनजातियों के स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक जनजाति जाति समूह के व्यक्ति को वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 343 व 366 के तहत जनजातियों को परिभाषित किया जाता है। अनुच्छेद 330 और 332 के तहत केंद्र व राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति व जनजाति के स्थान का आरक्षण का प्रावधान है, जिससे कि इन्हें राजनीतिक विकास संभव हो सके इनका, और जो मूल संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें इनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके। अनुच्छेद 335 के तहत विभिन्न सरकारी नौकरियों में इन्हें आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आयोग का भी प्रावधान है, जो इनके विभिन्न अधिकारों के संबंध में समय समय पर इनका प्रतिनिधित्व करता है।